अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 5 का टॉपिक देखेंगे, स्ट्रेन एनर्जी इन डीफॉर्म्ड मटेरियल्स। कि जब आप मटेरियल्स को डीफॉर्म करते हैं या डीफॉर्म्ड मटेरियल्स जो होते हैं बच्चे डीफॉर्म्ड होते हैं जिनकी जो स्टेट है, जो हालत है वो चेंज हुई होती है। उनमें स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट करनी है कि एनर्जी जो होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है या उसकी वैल्यू कितनी होती है। स्ट्रेन स्ट्रेन हमने पढ़ा था जो चेंज आ रहा होता है, ठीक है। जो चेंज आने के लिए, जो चेंज के जरिए उसमें एनर्जी स्टोर हुई होती है, बेसिकली वो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि एक मटीरियल जो डिफॉर्म हुआ हुआ है उस डिफॉर्म मटीरियल में कितनी ओवरऑल जो एनर्जी है वो स्टोर हुई हुई है। कहते हैं हमने पढ़ा हुआ है ना, बॉडी इज डिफॉर्म्ड बाय अ फोर्स। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करते हैं, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके मतलब उसकी स्टेट चेंज करवाते हैं, तो हमारे पास वर्क इज डन अगेंस्ट द इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स। आप उसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट। इट इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है एंड इज इक्वल टू द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट। और पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली आ कहाँ से रही होती है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहे होते हैं। इससे पहले बच्चे हमने एक आइडिया पढ़ा, ये पेज नंबर 89 के ऊपर हमने पढ़ा था हर सॉलिड जो ऑब्जेक्ट है ना वो एटम से मिलकर बना होता है और एटम्स यूजुअली इस तरह से हमारे पास अरेंज होते हैं। हर एटम्स के दरमियान ना स्पेसिफिक इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होता है। ये इसकी मेन पोजीशन होती है जहाँ पे दो एटम्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, वो कांस्टेंट होता है। तो ये नॉर्मल सिचुएशन है, ये अनस्ट्रेच सिचुएशन है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को दोनों साइडों के ऊपर फोर्स लगा के एक को एक साइड से ऊपर एक साइड से नीचे इसको स्ट्रेच करवाना शुरू कर दें, जब इसको स्ट्रेच खींचना शुरू करेंगे ऊपर नीचे से, तो बच्चे ये देखिए ये हमारे पास थोड़ा सा ना ये जो एटम्स के दरमियान का डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। ये उसकी मेन पोजीशन थी जहाँ पे दो एटम्स के दरमियान का डिस्टेंस ये था। अब वो अपनी मेन पोजीशन से ना थोड़ा थोड़ा सा ऊपर हो गए हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया। तो हमने ये कहा कि हमारे पास स्ट्रेच सिचुएशन है, यहाँ पे आपके पास आपने फोर्स लगाई है, वर्क किया, उसको स्ट्रेच करवाया। अब उनकी जो पोजीशन है पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ी सी चेंज हो गई, थोड़ा सा वो ऊपर मूव कर गए, डिफरेंट हो गई उनकी पोजीशन, डिस्प्लेस कर गया मेन पोजीशन से। और पोजीशन के लिहाज से हमने पढ़ा हुआ है जो एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपने क्या किया है, जब इसके ऊपर फोर्स लगाई है, इसको दोनों एंड से खींचा, तो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी मेन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गए। अब एटम्स जो है अपनी मेन पोजीशन से थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस हुए हैं, तो इनमें जो पोटेंशियल एनर्जी है उस फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर हो गई है। आप इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे फोर्स लगा के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको स्ट्रेच भी करवाया जा सकता है या फिर इसको कंप्रेस भी किया जा सकता है। मतलब दोनों एंड से आप क्या करें, इनवर्ट फोर्स लगाना शुरू कर दें। जब इनवर्ट फोर्स लगाएंगे तब हमारे पास क्या होगा, ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम हो जाएगा, मतलब अभी भी मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट हुई है लेकिन वो थोड़ा इनवर्ड हुई है, ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। तो यहाँ पे भी मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट हुई है और हम लोग कहेंगे कि हमारे पास ये आपके पास ये देखिए एक स्प्रिंग है, उसको कंप्रेस किया जाए तो बच्चे ये मॉलिक्यूल जो होते हैं अपनी मेन पोजीशन से थोड़ा सा पास पास आ जाते हैं। इसको स्ट्रेच कराया जाएगा, मतलब दोनों साइडों से पकड़ के खींचा जाएगा तो वो दूर दूर चले जाएंगे। तो बेसिकली मेन पोजीशन से एटम्स जो है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो रहे होते हैं, आगे पीछे हो रहे होते हैं। तो हम कहते हैं एनर्जी जो है उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। पोजीशन में चेंज आते हैं तो बच्चे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ दोगे, फोर्स लगानी बंद कर दोगे, तो ये अपनी उसी हालत में वापस आ जाएगा। हम कहते हैं जो आपने एनर्जी इसमें स्टोर हुई है वो रीस्टोरिंग का फोर्स का काम करेगी, रीस्टोरिंग एनर्जी का काम करेगी। मतलब जो आपने एनर्जी उसमें स्टोर करवाई है वो आप अगर छोड़ देते हो फोर्स तो वापस उसको उसी हालत में ले आती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें यही इसी चीज को डिस्कस कर रहा है कि ये हमारे पास जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली आती कहाँ से है, जब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी मेन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो अब बेसिकली हमने वही एनर्जी फाइंड आउट करनी है जो डिस्प्लेस होने की वजह से उसमें एनर्जी स्टोर हुई होगी, वो कितनी हुई होगी वो देखते हैं। कहते हैं सपोज करें हमने एनर्जी स्टोर निकालनी है इन स्ट्रेच्ड मटीरियल। एक मटीरियल है जिसको स्ट्रेच किया गया है, अब उसमें एनर्जी स्टोर कितनी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हुई है लेकिन कितनी हुई है। कहते हैं सपोज करें हमारे पास एक मटीरियल है, एक स्प्रिंग है, जिसको हमने क्या किया हुआ है, एक अपर एंड से उसको फिक्स कर दिया हुआ है। अभी ये इनिशियल उसकी सिचुएशन है, ठीक है, ये एक स्प्रिंग है। अभी यहाँ पे किसी किस्म की फोर्स नहीं लग रही, इसकी किसी किस्म की एक्सटेंशन नहीं है। कहते हैं कुछ टाइम बाद आप क्या करें, इसके ऊपर फोर्स एफ अप्लाई कर दे, मतलब इसके यहाँ पे लोअर एंड पे ना बच्चे कोई वेट रख दो। वेट रखोगे तो वेट फोर्स इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, तो इसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ना वेट हैंग कर दिया हुआ है, तो इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना एक वेट फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। जैसे इसके ऊपर वेट फोर्स लगेगी तो इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी। तो कहते हैं हमारे पास ये जो एक्सटेंशन है आपके पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, जितनी आप फोर्स लगाओगे उतनी उसमें एक्सटेंशन आ जाएगी, ठीक है, उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी।
जैसे हमारे पास फोर्स 0 थी, लेकिन जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते रहिए, एक वजन रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, तो उसके अकॉर्डिंगली इसकी जो एक्सटेंशन है वो बढ़ती रहेगी। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है एक्सटेंशन जो है, जो लेंथ है में चेंज आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब होता है स्टार्टिंग में जब दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी फोर्स लगा रहे हैं उतना उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। पहले फोर्स 0 थी, बाद में फोर्स आप बढ़ाते गए और एफ तक लेते आए। तो कहते हैं यहाँ पे आप फोर्स क्या लेंगे, एवरेज फोर्स लेंगे। बच्चे एवरेज फोर्स पता कैसे लेते हैं, आप इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 होती है। अब यहाँ पे पहले फोर्स 0 थी, बाद में बढ़ाते गए और एफ फोर्स तक ले आए। जी ये वेट रखे हैं, पहले एक वेट रखेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे जैसे वेट बढ़ाते जाएंगे उसकी एक्सटेंशन बढ़ती जाएगी। तो हम कहाँ तक आ गए, वेट फोर्स हमने एफ तक उसको बढ़ा दिया। अब कहते हैं यहाँ पे फोर्स बच्चे आपने एवरेज लेनी है, क्यों, क्योंकि पहले फोर्स 0 थी, फिर 0 से आप उसको बढ़ा के एफ तक ले आए हो। तो इस केस में आप एवरेज लेंगे। एवरेज फोर्स कैसे निकालते हैं, इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो पहले फोर्स वैल्यू 0 थी, बाद में एफ थी, उसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। तो इसको 1/2 एफ भी लिखा जा सकता है। तो कहते हैं एवरेज फोर्स लेंगे और हम लोग जो डिस्टेंस है, एवरेज फोर्स आपके पास टोटल कितनी है, 1/2 एफ आपने अप्लाई किया, कितना डिस्टेंस उसने एक्सटेंशन कितनी प्रोड्यूस हुई, एक्स हुई। आप लोग वर्क डन का फार्मूला क्या पढ़ते हैं, एफ डी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे एवरेज फोर्स का प्रोडक्ट लेंगे और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जितना वो एक्सटेंशन उसमें प्रोड्यूस हुई है। तो एवरेज फोर्स हमारे पास किसके इक्वल थी, 1/2 एफ के, और डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल था, एक्स के इक्वल था। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। अच्छा हुक्स लॉ हमें क्या कहता है, हुक्स लॉ हमें कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। आप जितनी फोर्स लगाएंगे उतनी जो है उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी, जितनी उसकी लेंथ चेंज होगी। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करते हैं बच्चे, वहाँ पे हमेशा कांस्टेंट आता है, एफ इज इक्वल टू के एक्स आ जाएगा। के कांस्टेंट बेसिकली हमें बता रहा होता है कि ये जो स्प्रिंग हमने लिया है ये कैसा लिया है, ये इजीली स्ट्रेच हो जाएगा या नहीं होगा, ये उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो हमारे पास एफ इज इक्वल टू के एक्स होगा। अब फोर्स की वैल्यू यहाँ पे डाल दें तो ये के एक्स आ जाएगा 1/2 के एक्स इंटू एक्स। तो हमारे पास के एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया 1/2 के एक्स का स्क्वायर। किस फॉर्म में, जब हमने निकाला कि स्प्रिंग का केस लिया था। स्प्रिंग के केस में ये एक्स उसका डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, कि एक कांस्टेंट है जो बताएगा कि स्प्रिंग कैसा है, ठीक है, हार्ड है, सॉफ्ट है, कैसे। एक तो हमने ये फार्मूला निकाल दिया वर्क डन का फ्रॉम दी मैथमेटिकल, कि आपने डायग्राम ली, वहां पे मैथमेटिक्स अप्लाई किया एंड सो ऑन। कहते हैं वर्क डन का यही फार्मूला ना हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल OPQ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो देखें यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अलोंग द एक्स एक्सिस आपने एक्सटेंशन लेनी है, अलोंग द वाई एक्सिस आपने फोर्स लेनी है। फोर्स पहले 0 थी, एक्सटेंशन भी 0 थी। आप फोर्स को बढ़ाते जा रहे एक्सटेंशन भी ये देखे बढ़ती जा रही है। फोर्स अगर बढ़ रही है तो एक्सटेंशन भी बढ़ रही है। तो ये फोर्स बढ़ती जा रही है। यहाँ पी पॉइंट तक आप उसने फोर्स उसको बढ़ा दी। अब यहाँ पे एक्सटेंशन भी आ गई। अब आपके पास इस तरह के ना एक इंक्लाइंड हमारे पास कह लें एक स्ट्रेट लाइन आएगी, जो ग्राफ आएगा इस केस में। अब आप क्या करें, कहते हैं अगर इस ग्राफ के नीचे का एरिया जो है ये आपके पास, अगर इसको शेडेड कर देंगे, देखिए शेडेड किया हुआ है, तो ये आपको ना एक ट्रायंगल सी दे रहा है। अच्छा ट्रायंगल बच्चे ये यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया पता चल जाए तो वही आपके पास टोटल वर्क डन होगा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया आपको क्या देगा, वर्क डन देगा। अब हमारे पास एरिया ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है एरिया का फार्मूला होता है ट्रायंगल का 1/2 हाइट को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं विड्थ के साथ। अब हाइट में अलोंग दी वाई एक्सिस आपने क्या लिया है, फोर्स। अलोंग दी एक्स एक्सिस आपने विड्थ में क्या लिया हुआ है, एक्स। तो आपने हाइट को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, वो एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है। अब 1/2 इसी तरह से हाइट की जगह आप क्या लेंगे, उसकी फोर्स ले लेंगे, क्योंकि हाइट जो है वो आप वर्टिकल एक्सिस पे फोर्स ले रहे हैं। अलोंग दी एक्स एक्सिस आप क्या ले रहे हैं, विड्थ पे आप एक्स ले रहे हैं, तो 1/2 एफ एक्स आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल यही फार्मूला दे रहा है। एरिया ऑफ द फार्मूला जो हमारे पास ट्रायंगल आ रहा है 1/2 एफ एक्स आ रहा है, वो बेसिकली आपके पास वर्क डन ही आपको दे रहा है, ठीक है। आगे कहते हैं वर्क डन बाय स्ट्रेचिंग द फोर्स इज स्टोर्ड एज ए स्ट्रेन एनर्जी। बच्चे वो डीफॉर्म हो गया ना, डीफॉर्म होने को ही हम स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन बेसिकली होता है कि कोई भी मटेरियल कितना डीफॉर्म हुआ है, मेजर ऑफ डीफॉर्मेशन होता है। तो कहते हैं यहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई की, वो डीफॉर्म हुआ, उसका लेंथ चेंज हुई, तो उसी फॉर्म में उसकी एनर्जी स्टोर हो जाती है। वो बेसिकली किस फॉर्म में स्टोर हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रही होती है, ठीक है। आगे स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला उसने दिया हुआ है, आप कोई सा भी लिख सकते हैं, 1/2 एफ एक्स भी लिख सकते हैं, 1/2 के एक्स, मतलब हुक्स लॉ अप्लाई करके ये फार्मूला भी लिख सकते हैं। ये देखें हमने ये वाला फार्मूला भी 1/2 एफ एक्स भी निकाला हुआ है और 1/2 के एक्स का स्क्वायर भी निकाला हुआ है। आप वर्क डन को यहाँ पे हमने कहा किस फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, तो एनर्जी के लिए कैपिटल ई का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज मुझे इससे रिलेटेड ऐसा तो कोई लॉन्ग क्वेश्चन ये शॉर्ट में नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में बन सकता है, ठीक है। आपने उसका फार्मूला टाइप करना है, उसको ग्राफिकली भी फाइंड आउट करना है। इसके अलावा ये MCQ बन सकते हैं कि जो स्ट्रेन एनर्जी है वो यूजुअली किस फॉर्म में स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्यों स्टोर होती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस हुए होते हैं।
तो स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला निकाला जा सकता है। ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में सिर्फ ये फार्मूला पूछ लेगा, स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला ट्रैप करें। अगर लॉन्ग में पूछा तो आप इसकी डेरिवेशन करेंगे, डायग्राम और साथ में ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी देंगे, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक आप याद करेंगे। स्टिल इससे रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।